नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नए भाग संधि प्रकरण को लेकर के अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संधि के प्रारूप के बारे में विधिवत चर्चा होगी। संधि क्या है, संधि किन उपसर्ग धातु और प्रत्यय के मेल से संधि शब्द का निर्माण हुआ है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है और संधि कहाँ अनिवार्य है और कहाँ ऐच्छिक है, संधि के भेद क्या हैं, इन सारी बातों पे गहराई से चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संधि जो शब्द बना हुआ है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय लगा हुआ। यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न, कि संधि शब्द में कौन सी धातु है। ये धातु है बीच में, ये जो अंडर रूट आपको दिख रहा है, अंडर धातु को लिखने का यही तरीका होता है, उसको अंडर रूट लिखा जाता है। और आगे जो लिखा है सम, ये उपसर्ग है और आप लोग जानते ही हैं जो धातु के पीछे होता हो क्या होता है, प्रत्यय। तो सम धन धा धन की बराबर संधि, और संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल, योग, जोड़, इस तरीके से। जैसे हमारे शरीर में तमाम संधियां हैं, जगह जगह जो जोड़ है इसको भी हम संधि कह सकते हैं। लेकिन व्याकरण में क्या संधि है, व्याकरण में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वहाँ दो वर्ण जो है परस्पर मिल करके एक जो है नए वर्ण का, उनमें जो है परस्पर जब मिलते हैं तो नए वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए वर्ण का विकार हो जाता है। ठीक, तो आगे आइए और देखते हैं। और उनके मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि और उनके अलगाव को विग्रह। तो ये नामकरण है इसका, जो है विग्रह नहीं, सॉरी, उसको विच्छेद कहेंगे। ठीक, विग्रह तो समास विग्रह हो जाएगा, वहाँ समासिक पद और समास विग्रह जो है वहाँ होता है। यहाँ आपको ये भूल नहीं करनी है, यहाँ जब वर्णों का मेल होगा तो उसको संधि कहेंगे और जब अलगाव होगा तो उनको जो है संधि विच्छेद का नाम दिया गया है। अब देखते हैं संधि कहाँ अनिवार्य है, यानी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, या कहाँ जो है ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम तो संधि करें या तो उसको छोड़ दें। तो आपको यहाँ लिखा मिलेगा कि संधि तीन स्थलों पर अनिवार्य रूप से, या नित्य, नित्य का अर्थ सदैव से है, संधि तीन स्थलों पर अनिवार्य रूप से होती है। कहाँ कहाँ, एक पद या एक शब्द में। यहाँ आपको देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि संधि तीन स्थलों पर अनिवार्य या नित्य रूप से होती है। पहला क्या है, एक पद में या एक शब्द में। जैसे लिखा गया कि गण प्लस ईश बराबर गणेश, ये एक शब्द है। ठीक, अगर किसी का नाम गणेश हो तो हम ऐसे नहीं, उसको अगर हमको बुलाना हो, उसको आवाज देना हो गणेश को, तो हम ऐसे कहते हैं, गणेश कहते हैं कि गण धन ईश इधर आइए या गण धन ईश उधर जाइए। इस तरीके से कभी हम नहीं कहते, इसलिए वहाँ अनिवार्य है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा उदाहरण रखा गया है, नय धन अक नायक। अगर नायक को हमको संबोधित करना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि नय धन आयक आइए या जाइए, हम वहाँ कहेंगे नायक, या नय धन आयक जो है नय धन अक अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कहें, नायक अच्छा है। ठीक, तो एक पद या एक शब्द, ये तो आपने देख लिया कि यहाँ एकदम क्या है, अनिवार्य है, नित्य है, यहाँ सदैव संधि करके ही आगे बढ़ना। दूसरा पॉइंट है उपसर्ग तथा धातु। धातु का अर्थ है क्रिया से। उपसर्ग और क्रिया, यानी उपसर्ग और धातु के मध्य जो है संहिता भी इसको नाम दिया गया है, संधि को। संधि का दूसरा नाम क्या है, संहिता। ठीक, तो कह रहे हैं कि उपसर्ग और धातु में संहिता अनिवार्य या नित्य होती है। कैसे, यानी आगे उपसर्ग हो और जस्ट बाद उसके क्या हो, क्रिया हो, धातु हो, तो वहाँ अनिवार्य रूप से संधि करना चाहिए। ठीक, जैसे सु प्लस आगत, स्वागत,
हम ऐसे नहीं कहते कि आइए आपका सुप्लस आगत है। ठीक, हम कैसे कहते हैं कि आइए आपका स्वागत है। ठीक, उसी तरीके से प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन, प्रति और सु उपसर्ग दोनों है यहाँ, देखिए ध्यान से, प्रति और सु उपसर्ग हैं और ये दोनों हमारी क्रियाएं हैं यानी धातु है, तो दोनों मिलकर के संधिकार यहाँ हो गया है। इसमें यण संधि हुई है और दोनों में यण संधि है। ठीक, स्वागत और प्रत्यागमन दोनों में यण संधि है। और यहां भी आप जान जाइए गण प्लस इसमें क्या था, जो पहला पॉइंट था गुण संधि, और इसमें क्या है अयादि संधि है। ठीक, तो संधिकार यहां दोनों में अनिवार्य हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य रूप। जब हम सामासिक पद बनाते हैं, जब समास हम आगे चलेंगे चर्चा होगी, तो वहां आपका जो समास का प्रारूप बनेगा तो वहां संधि समास में अंतर लिखना बताएंगे कि संधि क्या है, समास क्या, दोनों में अंतर है। तो वहां जैसे यहाँ संधि और संधि विच्छेद शब्द को रखा गया है, नामकरण किया गया है, वैसे वहां सामासिक पद और समास विग्रह किया गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए संधि के प्रकरण में सामासिक पदों में संहिता क्या है, कहते हैं यहाँ समासिक पद अगर है तो वहां भी अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट, जैसे कहा गया पीत अंबर, इसको पीला पीला कपड़ा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पीला वस्त्र भी कह सकते हैं। ये संस्कृत इसकी क्या होगी, पीत अंबर। कहा गया कि पीत अंबर, ठीक, ये कहने में भी जो है उच्चारण में और कहने में दोनों में वक्त लगा इसको, पीत अंबर को कहने में। अब देखिए इसके जो है वैज्ञानिक आधार क्या है। तो समास का क्या काम है कि समास का अर्थ है समझ जाना, एकदम साधारण भाषा में, कि बड़ी कोई बहुत बड़ी बात को या जो बड़ी बात हो उसको थोड़े में कह देना। ठीक, तो थोड़े में कहने के लिए व्याकरणिक नियम लगता है, और व्याकरणिक नियम क्या लगेगा, यही संधि। ठीक, तो पीत अंबर कहा गया कि पीत अंबर लाओ, यानी पीला वस्त्र लाओ। ठीक है, या उसने पीत अंबर धारण किया है, ये कहने में भी जो है अटपटा लगता है। आप ही जो है उच्चारण करके देखिए। तो संधि हुआ यहाँ दीर्घ संधि, आ धन आ बराबर बड़ा आ, ये देखिए समास विग्रह है पहले वाले में और दूसरे में संधिकार किया गया है। तो पीत धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, पीतांबर। ठीक, और दूसरा है धर्म प्लस अर्थ। ठीक, धर्म और अर्थ, जिसमें जो है समासिक विग्रह है, और जब हम समासिक पद बनाएंगे तो संधिकार करके ही उसको आगे बढ़ेंगे, तो धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक, और चौथा पॉइंट जो आपका है, ये तो तीन जगह जो है, तीन स्थलों पे, कहाँ कहाँ, पहला एक पद या एक शब्द में, दूसरा उपसर्ग और धातु यानी क्रिया के मध्य, तीसरा समासिक जो है समासिक पदों में। ये तीन स्थलों पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य है, तो तीन जगहों पर, तीन स्थलों पे संधि अनिवार्य है, नित्य है, यानी सदैव वहां आपको संधि करना ही है। चौथा जो पॉइंट इसका है, ये कहता है कि एक वाक्य में, एक ही वाक्य में संहिता ऐच्छिक है। संधि करना क्या है, ऐच्छिक है। ठीक, यानी आपकी इच्छा के ऊपर है, चाहे तो आप संधि करें या छोड़ दें या ना करें। ठीक, दोनों चीजें सही हैं। वहां अगर कोई वाक्य लिखा है तो आप अगर वहां संधि होने लायक है, वहां संधि कार्य हो सकता है, तो आप संधि कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तब भी वाक्य आपका वो सही है। तो यहाँ ऐच्छिक, आपकी इच्छा के ऊपर। जैसे यहाँ देखिए ए और बी, हमने दो पॉइंट रखा है। पहले में कहा बालकः गच्छति वनम। ठीक, बालकः गच्छति वनम, यानी बालक वन में जाता है। ठीक, ये हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि अगर हम उसको संधिकार करके लिखेंगे तो हमारे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि बच्चे ने जो है गहराई से अध्ययन किया है। ठीक है, तो इसको हम संधि करेंगे हसिचा। यहाँ आपको अभी हम बताएंगे हसिचा क्या है। हसिचा सूत्र से विसर्ग के बाद अगर हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ हम संधि कर लेंगे बाल को गच्छति वनम। ठीक,
अब आइए देखिए संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन? स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को क्या नाम दूसरा दिया गया है? अच संधि। अच क्यों कहते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्र में सूत्र संख्या 1 से 4 तक जो है प्रत्याहार जब बनाया गया तो उसको अच नाम दिया गया। क्योंकि स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर, यानी दोनों वर्ण जो होंगे क्या होंगे? स्वर। और जो नया वर्ण जो विकार होगा, नए वर्ण की उत्पत्ति होगी, वो कैसा होगा? वो भी स्वर होगा। तो यहाँ स्वर और स्वर में जो है संधि होती है, इसलिए स्वर संधि, और इसका दूसरा नाम क्या है? अच संधि। ठीक। व्यंजन को हल संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूत्र संख्या 5 से 14 तक हा से, हैवरट से लेकर के हल तक जो है व्यंजन है। ठीक। तो क्योंकि व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में व्यंजन व्यंजन का योग होता है, तो इसलिए इसको व्यंजन संधि। और विसर्ग में ये कहता है कि जो है यहाँ विसर्ग हो जाता है। ठीक है। आइए अब इधर पहले स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि में हमको क्या पढ़ना है? व्यंजन में क्या पढ़ना है? विसर्ग में क्या पढ़ना? स्वर संधि में 7-8 मुख्य संधियां हैं। इधर आपको घबराना नहीं है, देख करके क्या लिखे, बहुत आसान है सब, एक एक लाइन में आप इसको समझते जाएंगे। व्यंजन में 7 संधि पढ़नी है और विसर्ग में 5 सूत्र या 6 सूत्र इसमें सब मिला करके होंगे, ये जान लेना है। इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं बड़े स्तर से ले करके कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, कहीं का कोई एग्जाम हो, कोई आपको जो है और एकेडमिक एग्जाम कोई हो, बीए एमए का हो, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं हो, चाहे लिखना हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों तरीके से। अगर लिखना भी हो तो आप इसको 4 पेज में लिख सकते हैं। ठीक। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम इधर आपको बता देते हैं क्या है। ये दीर्घ स्वर संधि लिखा है। पहली संधि हमको क्या पढ़ना है? स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि। जो नाम है सबका काम वही होगा संधि होने के बाद। ये गांठ बांध लीजिए, जितने भी नाम लिखे गए हैं जब संधि होगी तो उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए हमने ये कहा था, यही हुआ। अगर दीर्घ है तो संधि होने के बाद क्या होगा? दीर्घ। ठीक। अगर गुण है तो संधि होने के बाद क्या होगा? गुण। अगर वृद्धि है तो संधि होने के बाद क्या होगा? वहां वृद्धि ही होगी। वैसे यण है तो यण होगा, अयादि है तो अयादि होगी, पूर्व रूप है तो पूर्व रूप, और पर रूप है तो पर रूप, और लास्ट है प्रकृति भाव स्वर संधि। और जब भी आप लिखिए ऐसे लिखिए, दीर्घ स्वर संधि। ऐसा नहीं है कि दीर्घ संधि करके छोड़ दीजिए। देखिए हम हर जगह स्वर लगाए हुए हैं, इसीलिए तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि नहीं है या कौन स्वर संधि है। ठीक। तो वहां आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्वर संधि है कि नहीं। तो जब हमेशा इसको ऐसे पढ़े रहेंगे दीर्घ स्वर संधि, तो कभी जो है वहां संशय नहीं बनेगा कि दीर्घ संधि हमारी स्वर संधि है व्यंजन संधि। या पूछ लिया अयादि क्या है, यण क्या है, तो उसको हमेशा ऐसे पढ़िए, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। ठीक। सबका सूत्र लिखा हुआ है। दीर्घ का सूत्र देखिए, अकाश वर्णे दीर्घा, इसको आप लोग लिखिएगा नोटबुक में अपने अच्छे से। गुण में 2 सूत्र होते हैं, एक संज्ञा सूत्र और एक सूत्र, आद गुणा और अदेंग गुणा। इसको हम डिटेल पूरा करेंगे जब संधि पढ़ाने लगेंगे। वृद्धि में 2 सूत्र, एक सूत्र और एक संज्ञा सूत्र। वृद्धिरेच सूत्र है और वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र है। यण संधि में, यण में क्या होता? या वा राला, यही संधि होने के बाद हो जाएगा यहाँ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? यण। इको यणच, यण का सूत्र जो है इको यणच पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि दीर्घ संधि का सूत्र है या नहीं, इस तरीके से। और अयाद का यचो अयवा यावा सूत्र इसका है। और पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव का सूत्र इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए। पूर्व रूप का जो है एंग पदांतादत, और पर रूप का एंग पर रूपम, और प्रकृति भाव का है रित्य। क्या
ये सूत्र आप लोग इसको नोट करिए, इसको मैं विधिवत डिटेल जब संधि पढ़ाने लगूंगा तो वहां आपको सूत्र पूरा समझाऊंगा। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक, इसमें आपको पढ़ना स्तुत्व संधि, स्तोत्र, जस्तु संधि, चर्तु संधि, लत्व संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण। स्तुत्व का सूत्र क्या है? स्तोष चुनाश्चु, यहाँ लिखा हुआ है क्या है? स्तो चुनाश्चु। स्तुत्व का क्या है? स्टुनाष्टु। ठीक है, स्टुनाष्टु। और जस्त के दो सूत्र हो जाते हैं, ये पदांत का सूत्र है ए वाला और बी वाला जो है अपदांत के, इसके दो भेद हो जाते हैं जस्त संधि के, जस्त व्यंजन संधि के दो भेद। तो झलाम जसो अंते और झलाम जस झस, ये दोनों सूत्र हैं। चर्त संधि का सूत्र है जो है खरि च, लत का है तोर्ल, अनुस्वार का है मो अनुस्वारा और परसवर्ण का है अनुस्वारस्य, यही परसवर्ण। ठीक, ये सूत्र आप लोग इसको बहुत साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए मोबाइल से। विसर्ग में क्या पढ़ना है? सत्व, रुत्व, उत्व, रलोप और रेफ का विसर्ग, ये 5 पॉइंट हैं। इसमें किसी किसी में 2 सूत्र हैं। सत्व में क्या होगा? सत्व कहता है कि विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य शः। और रुत्व में क्या होता है? जो है सा का रा हो जाता है, सा सजुसो रुह। उत्व में रा का ऊ हो जाता है या रू का ऊ हो जाता है। इसके 2 सूत्र हो जाते हैं, अतो रोरप लुता दपलुते पहला और दूसरा हसिचा। ठीक, रलोप क्या कहता है? रा का लोप जिसमें हो जाए तो इसके भी 2 सूत्र होते हैं, एक होता है रोर और दूसरा सूत्र है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो ड़ा। इसको आप लोग साफ साफ लिखिएगा। और रेफ का विसर्ग, इसके लिए जो सूत्र है खरवसान योर विसर्जनीय। तो ये हुआ हम लोगों के संधि का प्रारूप, यानी संधि शब्द कैसे बना, शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं। ठीक, संधि किन स्थलों पे होनी चाहिए, कहाँ अनिवार्य है या कहाँ ऐच्छिक है, और संधि के भेद। ठीक, अब मिलेंगे हम इसको शुरू से दीर्घ स्वर संधि से आपको। ठीक, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।